हेलो एवरीवन। आज है 15 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे करेंसी मॉनिटरिंग, फिर पढ़ेंगे कैंपा गौडा के बारे में और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, और लास्ट में क्या किसको देखेंगे, हिमालयन ग्रे लंगूस को, जिसको किसका वंशज माना जाता है, जो कि भाई किससे कंपेयर करते हैं हम उनको करते हैं हनुमान जी से। तो चलो पहला टॉपिक क्या रहेगा, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी मैंग्रोव अलायंस हुई है तो किसने स्टार्ट किया, कब हुई है, वो सब देखते हैं। एट 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो भी रिसेंटली हुई है, कहाँ पे हुई है आपको बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस ईयर्स यूएन क्लाइमेट समिट द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट वॉज लॉन्च्ड विद इंडिया एज अ पार्टनर। कि भाई अब की बार है ना, इस समिट के अंदर मैंग्रोव अलायंस को लॉन्च किया गया जो कि रिलेटेड किससे, क्लाइमेट से। इसके अंदर इंडिया को एज ए पार्टनर रखा गया है। इस इनिशिएटिव को किसने लेड किया, भाई यूनाइटेड अरब अमीरात्स और इंडोनेशिया ने मिलकर। ठीक है, द मैंग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट इंक्लूड्स इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। इन देशों के साथ इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। और इन्हीं देशों को क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इट सीक्स टू एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रोल ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के रोल क्या है इसके बारे में ये क्या है ना, पूरे वर्ल्ड को दर्शाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं इन कर्बिंग द ग्लोबल वार्मिंग। की भाई ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मैंग्रोव्स की कितनी अहम भूमिका है, और ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। द इंटर गवर्नमेंटल अलायंस वर्क वॉलंटरली। ठीक है, अपनी मर्जी से ये जितने भी देश हैं ना ऐसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, किसी के ऊपर ये नहीं है कि भाई आपको इतनी तय सीमा के अंदर इतना काम करना है, तो सब अपनी मर्जी मुताबिक अपने हिसाब से इसका जो अलायंस है इसके अंदर सब मिलके काम करेंगे। यहाँ पे कोई रियल चेक एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे, ना ही कोई मेंबर उसका अकाउंटेबल रहेगा कि लाइक आपने ये टारगेट इतने टाइम में पूरा करना था तो क्यों नहीं किया, तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये मोस्टली है ना कहाँ पे पाएंगे, मिलेंगे आपको, कि जो जहाँ पे टाइड्स आती है ना, लहरें आती हैं समुद्र की, और जो जहाँ पे पानी का ठहराव रहता है ज़्यादातर लहरों का, तो उधर ये वहाँ पे ये होते हैं। और इनकी ये जो जड़ें आप देख रहे हो, ठीक है, ये जड़ें है ना ऐसे मतलब कोई एक नहीं मिलेगी आपको, कोई मेन टहनी हो, तो ये ऐसे है ना, इनकी अलग अलग जड़ें ज़मीन के अंदर जाती है। और ये सांस कैसे लेते हैं, ये लेते हैं ऐसे, जो इनकी जड़ें हैं ना नीचे से फिर ऐसे घूम के निकल के आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे ऐसे इन ऐसी शेप्स के अंदर मिलेंगी। और अगर इनको ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो ये जो भी ये शेप है ना, इसके ऊपर ऐसे 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 है ना कुछ वो मिलेंगे आपको, डॉट्स मिलेंगे, जिससे क्या है ना ये सांस लेते हैं। और इन डॉट्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, PNEUTO, न्यूमेटोफोर्स, PHORES। तो ये इसकी स्पेलिंग है। द मेंबर विल आल्सो शेयर द एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट ईच अदर इन रिसर्च, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कोस्टल एरियाज। कि भाई जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलके इस अलायंस को स्टार्ट किया है, तो वो आपस में है ना जो भी रिसर्च करी होगी कि भाई इनको कैसे मैनेज किया जाए और जो कोस्टल एरिया उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके अंदर जितनी भी एक्सपर्टीज़ होगी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना, जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो समुंदर के से जो एरिया सटता है, ठीक है, जहाँ पे समुंदर और जो धरती का मिलन होता है उसको बोलते हैं वहाँ का कोस्ट। ठीक है ना, और इसका जो इरोजन होता है उसको रोकने में सबसे बड़ी अहम भूमिका कौन निभाता है, ये वाले पेड़ निभाते हैं, जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये निभाते हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी लहरें हैं ना, वो इनकी जो ये टहनियाँ या फिर जड़ें मान लो, ठीक है, रूट से टकरा के रुक जाती हैं, ज़्यादा अंदर तक डैमेज नहीं करती। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ट्रीज़ और झाड़ियों से मिलके बना है। इंटरटाइडल वाटर यहाँ पे आके रुकता है जो कि कोस्टल एरिया के अंदर पाया जाता है। ऊपर से ये जो भी पानी रुकता है इसके अंदर काफ़ी मोलस्क भी पाए जाते हैं, एल्गी भी मिलती है, काई वगैरह,
और ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है किनका, स्मॉल फिशेज यहाँ पे आके एग्स ले आउट करती हैं, क्रैब्स मिल जाएंगे, केकड़े, श्रिम्प वगैरह, ठीक है। तो कई तरह के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इक्वली इम्पोर्टेंटली दे एक्ट एज ए इफेक्टिव कार्बन स्टोर्स, ये कार्बन को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के अंदर, जो क्लाइमेट के अंदर जितना भी कार्बन है ना, उसको जो बाकी के फॉरेस्ट एरिया है उनसे 4 गुना ज़्यादा अपने अंदर खींचते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैप्चर वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि भाई एटमॉस्फेयर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, 4 गुना ज़्यादा मात्रा में जो दूसरे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा मात्रा में ये खींचते हैं, उसको क्लीन करते हैं। करंट स्टेट की बात करें तो मैंग्रोव्स की, साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है, ठीक है, जिसके अंदर इंडोनेशिया क्या है ना, करीबन 1/5 जो एरिया है ना वो इंडोनेशिया कवर करता है, किसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट का। इंडिया की बात करें तो केवल और केवल 3% है, साउथ एशिया के अंदर जितने भी मैंग्रोव पॉपुलेशन है उसकी 3% इंडिया के अंदर पाई जाती है। बिसाइड जो कि सुंदरवन में है, वेस्ट बंगाल के अंदर, अंडमान रीजन में भी है, कच्छ के अंदर भी है, और जामनगर एरिया जो कि गुजरात का है वहाँ पे भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर लाइक इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, रोड्स का बनना, रेलवे लाइंस का बिछना, तो उनकी वजह से क्या है ना, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन मैंग्रोव प्लांट्स को। ये काफ़ी हद तक है ना उससे ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे ही पेड़ वगैरह जितने भी फॉरेस्ट वगैरह कटेंगे तो क्लाइमेट चेंज होएगा, जिससे क्या है, बाढ़ आएगी और ऊपर से सुनामी आने का भी डर रहता है। सुनामी आएगी तो सबसे पहले नुकसान किसको होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट को होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वही जितने भी सुनामी का जो जितनी भी लहरें हैं सबसे पहले तो इन्हीं पे पड़ेंगी, वहाँ से फिर सोयल का इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, और उससे ये जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ख़त्म हो जाएंगे। 2010 से लेके 2020 के बीच में करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर जो मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए ड्यू टू हमारी एक्टिविटी। उसमें जो 62% ख़त्म होने का रीज़न हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया है इस जो ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस हुई थी 2022 के अंदर उसकी रिपोर्ट में। तो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, तो ये आपको मैप के अंदर मिल जाएगा। मैंग्रोव ऑफ गुजरात, फिर रत्नागिरी मैंग्रोव, देन गोवा, फिर कावेरी डेल्टिक मैंग्रोव, अंडमान एंड निकोबार, फिर कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, महानदी मैंग्रोव्स, फिर सुंदरवन। अब बात करते हैं करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। इंडिया इज़ अमॉन्ग द फ्यू कंट्रीज़ जिसको रिमूव कर दिया गया है यूएस के द्वारा फ्रॉम करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से, ठीक है। ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। और इस इंडिया के साथ साथ और किसको रिमूव किया गया है, इटली, मैक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड, इनको भी इससे रिमूव किया गया है। इंडिया एंड 4 अदर कंट्रीज वर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग फ्रॉम द मॉनिटरिंग लिस्ट एज दे नाउ ओनली मेट वन ऑफ द 3 क्राइटेरिया। कि भाई देखो, जो यूएस ने ना, यूएस ने 3 क्राइटेरिया बना रखे हैं, अगर कोई इन क्राइटेरिया को फॉलो करता है, मतलब फुलफ़िल करता है, तो उनको उस मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया क्या है ना, फुलफ़िल करने वाले होते नहीं हैं, मतलब अगर कोई ये 3 गलतियां करेगा ना तो उसके ऊपर नज़र बना लेगी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूएस का, वो कि भाई ये अपनी खुद के जो कंट्रीज़ है ना, जैसे कि इंडिया की रुपी होगी, तो भाई इंडिया रुपीज़ के साथ में कोई छेड़खानी कर रहा है जिससे डॉलर के ऊपर काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये नज़र बनाते रखते हैं, और इंडिया ऐसी एक गलती इनकी तरफ से, इन्होंने जो क्राइटेरिया बना रखा है उसको पूरा करता है, तो इस वजह से भारत के ऊपर इनकी नज़र थी, लेकिन अभी इंडिया को उस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। करेंसी मैनिपुलेटर्स बोला जाता है मोस्टली, जो 3 गलतियाँ करते हैं, ठीक है। दिस लेबल इज़ गिवन बाय द यूएस गवर्नमेंट टू द कंट्रीज इट फील्स आर एंगेजिंग इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस। कि भाई क्या है ना, जो करेंसी प्रैक्टिसेस है ना उनके अंदर काफ़ी छेड़खानी करते हैं, लूप होल्स को ढूंढ के, और उसका अपने देश के लिए फ़ायदा उठाते हैं। लाइक क्या करते हैं ना, कई दो देश अपने खुद के देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरा देते हैं। वैल्यू गिरा देंगे तो सीधी सी बात है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी,
ठीक है। डॉलर, अगर डॉलर को वो करेंसी ख़रीदनी होगी तो फिर क्या है, पहले अब मान लो हमारी करेंसी कितनी गिर चुकी है, करीबन 80 रुपये में $1 आ रहा है, ठीक है। और हमने इसकी वैल्यू कितनी कर दी, 70 कर दी। तो अब $1 के अंदर सॉरी, अगर इनको 100 रुपये ख़रीदने हैं, ठीक है, तो पहले कितना देना पड़ता, मान लो 80 ख़रीदने हैं तो इनको पहले $1 देना पड़ता था। अब 80 ख़रीदने पड़ेंगे तो सीधी सी बात है, इनको थोड़ा सा और बढ़ा के देना पड़ेगा। इससे क्या है ना, डॉलर के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ेगा। तो ये जानबूझ के ऐसा करना, इसको बोलते हैं करेंसी को मैनिपुलेट करना, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो इस पे नज़र रखता है। और बेसिकली यूएस किन देशों के ऊपर रखता है, जिनके साथ ये काफ़ी बड़ा क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और कितना बड़ा ट्रेड करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। करीबन जिन कंट्रीज़ के साथ में इनका 20 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड हो रखा है, तो उनके ऊपर ही इन चीज़ों के लिए नज़र रखते हैं, ठीक है। पिछले 1 साल के अंदर अगर किसी कंट्री के साथ में इन्होंने 20 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार किया, तो भारत के साथ, तो भारत का तो काफ़ी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन, यूएस। और ये जो कुछ 3 क्राइटेरिया हैं, देखो एक तो यही हो गया। दूसरा क्या है कि अगर जो मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस है वो कितना हो जाए, एटलीस्ट 2% हो जाए किसी भी देश का जीडीपी का पिछले 12 महीने के अंदर। फिर वन साइडेड इंटरवेंशन, जहाँ पे फॉरेन करेंसी को ख़रीदा जाए, ठीक है, कितनी खरीदी जाए कि उस देश की जो 2% जीडीपी कंप्लीट हो जाए। और कितने टाइम के अंदर ख़रीदी गई हो, करीबन पिछले 12 महीने के अंदर, या फिर 6 से 12 महीने के अंदर। तो ये कुछ 3 क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करेगा तो उसके ऊपर ये नज़रें गड़ा देंगे अपनी। और इनके हिसाब से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मैनिपुलेट करती हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड देन ताइवान। अब बात करते हैं जो ये हमारे लंगूर जी हैं, ठीक है, हिमालयन ग्रे लंगूर। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि डिफरेंसेस इन एल्टीट्यूड, की जो हाइट्स वगैरह है ना जित हिमालयस के अंदर, तो उसके अंदर जो डिफरेंसेस आए हैं उसकी वजह से जो ये इनकी स्पीसीज़ है बंदरों की, तो क्या है ना, उससे क्या है, इनके ऊपर खासा फ़र्क पड़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये पहले क्या खाते थे, पत्तियाँ खाते थे, लीफ ईटिंग थे ये, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, इनके पास क्या है, एक और ऑप्शन आ गया, फ्लावर्स भी को भी खा सकते हैं। इनके अंदर चेंजेस आने लग गए, या फिर फ्रूट्स को भी ये अपने ऑप्शन में रखने लग गए। मतलब इन दो में से किसी एक चीज़ को अब ये चूज़ कर सकते हैं। जो हिमालयन ग्रे लंगूर है कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं चंबा वैली के अंदर, जो कि वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वेस्टर्न हिमालयज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इनको क्या भी बोला जाता है, चैम्बा स्केड लंगूर। और इनका अगर साइंटिफिक नाम बोले तो सेमनी पैथिकस एजैक्स, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है या फिर बायोलॉजिकल नेम है। और ये कोलोबाइन है, कोलोबाइन मतलब जो लीव्स को खाते हैं, हरी पत्तियों को खाते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ग्लोबली बात करें तो इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी के अंदर रखा गया, क्योंकि जो इनके मैच्योर जो इंडिविजुअल उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो केवल और केवल 1500 रह गए, जो कि 15 से 20 ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। हिमालयन ग्रे लंगूर्स वाज वंस कंसिडर्ड एज ए सब स्पीसीज ऑफ सेमनीपैथिकस एंटेलेस। इसकी एक सब स्पीसीज इसको माना जाता था, और कॉमनली किस नाम से जाना जाता था, बंगाल के सेकेड लंगूर्स या फिर हनुमान लंगूर्स को। बट इट वॉज सेपरेटेड एज ए स्पीसीज इन 2005, कि भाई ये एक मान लो ये एक स्पीसीज़ है, ठीक है। तो क्या मानते थे कि भाई ये इसी से निकल के एक नई स्पीसीज़ बनी है। लेकिन 2005 के अंदर क्या करा गया ना, एक ये तो अलग स्पीसीज़ हो गई और ये अलग हो गई, ये इससे नहीं निकली, ये पहले से ही अपनी अलग थी, ठीक है। और इनका नंबर क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि देखो पहले ये थोड़े बहुत अलग अलग बटने रह गए, ठीक है। और ऊपर से हमने पेड़ पौधे काटना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इनका जो नंबर है काफ़ी कम हो गया, और काफ़ी इनको मारा भी जाता है। क्योंकि अगर मान लो कई बार खेतों की तरफ चले जाएं, तो अगर वहाँ पे फसल ख़राब हो जाती है तो किसान जाके क्या करना, इनको हार्म पहुँचाना स्टार्ट कर देता है। ग्रे लंगूर की बात करें तो इनको हनुमान लंगूर भी बोला जाता है, हनुमान मंकी या फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है। जो कि बेसिकली किसके नेटिव रहे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। यहाँ पे काफ़ी सालों से पाए जाते हैं। और कौन सी जीनस से
बिलोंग करते हैं सेमनीपैथिकस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सेमनोपैथिकस। ठीक है, ये इसकी 8 सब स्पीसीज़ है, इसको आप देख सकते हो। मोस्ट स्पीसीज़ आर फाउंड एट लो मॉडरेट एल्टीट्यूड। लो हाइट की जो एरियाज़ हैं वो मोस्टली वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लेकिन जो नेपाल का जो ग्रे लंगूर है या फिर कश्मीर का ग्रे लंगूर है वो 4000 मीटर की हाइट पे या फिर 13000 फीट की हाइट पे ही पाए जाते हैं, जो मोस्टली कहाँ पे होते हैं, हिमालयस के अंदर। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक, कैंपागोड़ा। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 108 फीट की जो इनका स्टैचू था उसको अनवील किया, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से। ठीक है, कैंपागोड़ा कौन थे? ये थे मुखिया कहाँ के, विजयनगर किंग्स के। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने रूल किया ओवर द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका इन द 16वीं शताब्दी के अंदर। इनका जन्म 1513 के अंदर हुआ था किसी गांव के अंदर, जो कि किसके पास था, येलाहेन का। कैंपागोड़ा वॉज जस्ट एंड ह्यूमन रूलर एंड इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द फाउंडर ऑफ बेंगलोर। बेंगलोर का फाउंडर इनको माना जाता है। ही विजुअलाइज ए सिटी विद मिलिट्री कंटोनमेंट। ठीक है, वाटर टैंक्स भी थे वहाँ पे, टेम्पल्स भी थे। और सब्सिक्वेंटली फिर ये कहाँ पे, अब इन्होंने कहाँ पे अप्रोच किया, जो विजयनगर के किंग्स थे उनके पास गए और उनका अप्रूवल लेके इन्होंने फाउंडेशन, मतलब उनकी अप्रूवल लेके जो बेंगलोर सिटी है इसको इन्होंने बसाया है यहाँ पे 1532 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने ऐसा प्लान किया था कि भाई यहाँ इस सिटी के 8 गेट होंगे। ठीक है, और चौड़े चौड़े रोड भी होंगे जिनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी। ही आल्सो एंश्योर्ड दैट द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू इज जस्ट एंड इक्विटेबल इन द सिटी। कि भाई समान रूप से जो रिवेन्यू वगैरह है, टैक्स वगैरह है, समान रूप से सबके ऊपर एक तरह का लागू होगा। ऐसा नहीं है कि गरीब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा और अमीर कुछ दे ही ना रहो, तो सबके लिए इक्वल रखा जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बेंगलोर सिटी को प्लान किया था। ठीक है, कि भाई आज भी है ना, देखो इतनी पॉपुलेशन वहाँ पे, ट्रैफिक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी इसको एक गार्डन सिटी की तरह ही रखा गया है। 1550 में इन्होंने कॉइन्स का इजाद किया था, जिनको क्या नाम से जाना गया था, पगोडास के नाम से। तो इनकी पॉपुलैरिटी को देख के जो विजयनगर के किंग्स थे वो खासा क्या है ना, इनसे जलने लग गए। फिर उन्होंने इनको कैद कर लिया, किसको, कैंपागोड़ा को, करीबन 5 साल के लिए। फिर इनकी क्या है ना, मृत्यु हो गई थी 1570 के अंदर। ये है पुरानी जो एक पेंटिंग सी है, किसकी है, बेंगलोर सिटी की। मतलब उस टाइम पे तो ये बसा भी नहीं था। तो ये थी आज की क्लास। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे को। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।